नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो हमने पिछले पीरियड में प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित बड़े घर की पेटी इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। अब इस पाठ का आगे का भाग इस पीरियड में हम देखेंगे। इसके पहले इस पाठ में आने वाले पात्र का परिचय फिर से एक बार देखेंगे। आपके ध्यान में रहे कि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह के पिता। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे, लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह के छोटे बेटे और भूप सिंह आनंदी के पिता और आनंदी श्रीकंठ की पत्नी। ये सब पात्र जो है इस पाठ के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, आज के पीरियड में हमने यह अध्ययन करेंगे कि आनंदी के स्वभाव अनुसार रोने लगी, यानी कि स्त्रियों का स्वभाव क्या हो जाता है, रोना। तो स्त्रियों के स्वभाव अनुसार आनंदी रोने लगती है। क्यों आनंदी रोने लगती है? क्योंकि एक दिन यहाँ पर लाल बिहारी सिंह दो पंछियां आकर पकाने के लिए कहता है। तो पंछियां पकाते समय उन्होंने जो मांस था वह सारा मांस घी में डाल देती है। जब लाल बिहारी सिंह खाने के लिए बैठता है तो घी मांगता है, तो घी सब समाप्त हो गई है ऐसे आनंदी कहती है। तो इसी बात पर उनके दोनों में से झगड़ा हो जाता है। तो लाल बिहारी ने आनंदी को खटाऊ से फेंक मारता है। खटाऊ फेंकने पर उन्होंने हाथ बीच में लाए, नहीं तो उनका सिर फट जाता था। तो इसी बात पर उनका झगड़ा बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन हो गया था। तब यहाँ पर समय अनुसार यहाँ पर श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। तो 2 दिन तक श्रीकंठ सिंह की प्रतीक्षा में आनंदी ऐसे वैसे करके गुस्से में बिता देती है। तो एक दिन शनिवार आ ही जाता है। आने के बाद शाम के समय श्रीकंठ अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद घर के बाहर पंचायत बैठ जाती है और अपने मित्रों के साथ जो गांव में घटती है घटनाएं, उन घटनाओं के बारे में आपस में बातें करते हैं। तो यह ऐसे वैसे करके पंचायत 10 बजे उठ जाती है। तो सभी ओर शांतता छा जाती है। शांतता छा जाने के बाद श्रीकंठ घर में आते हैं। तब लाल बिहारी सिंह कहता है कि भाई अपनी पत्नी को समझाओ, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा, ऐसे कह देता है। तो श्रीकंठ सिंह खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। तो कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर आनंदी कहती है कि चित्त तो प्रसन्न है। तो श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आज घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। ऐसे कहने के बाद यहाँ पर जो घटनाएं घटी थी वह सारी घटनाएं आनंदी ने श्रीकंठ को कहकर स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी। क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं, स्त्रियों के पलकों पर रहते हैं, पलकों यानी कि रेप्पे। तो श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, यानी कि वह एक धैर्यवान और शांत पुरुष ही थे। तो देखिए, आज के दिन अब हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे छात्रों। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, यानी कि श्रीकंठ कैसे थे, एक धैर्यवान और शांत पुरुष थे। साहस था लेकिन वह समझदारी से शांत पुरुष थे। उन्होंने कदाचित
ही कभी क्रोध आता था, कभी भी उन्हें गुस्सा नहीं आता था, किसी बात पर वह क्रोध नहीं करते थे, सभी बातों पर शांत से विचार करते थे। लेकिन स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़कने में तेल का काम करते थे। यानी कि स्त्रियों की जो आंसू है, जो पुरुष के क्रोध अग्नि यानी कि उनका गुस्सा बढ़ाने का काम कर देती है। तो रात भर करवटें बदलते रहे। कौन? श्रीकंठ। इधर से उधर ऐसे करवटें बदलते रहे। तो बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, यानी कि गुस्से के मारे उनकी आंख तक नहीं लगती है। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। तो सुबह उठते हुए अपने पिताजी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब इस घर में मेरा निबाह न होगा, इस घर में मुझे अब रहना नहीं होगा, इस घर में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसे अपने पिताजी से कह देता है सुबह उठते ही। तो इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपनी कई मित्रों को आड़े हाथों में लिया था। यानी कि ऐसे विद्रोहपूर्ण बुरे बातें कहने पर श्रीकंठ ने ही अपने कई मित्रों को आड़े हाथों में लिया था। आड़े हाथों में लेना यानी कि उन्हें समझाया था, तुम यह जो कर रहे हो गलत है, घर से यहाँ पर अलग नहीं रह सकते, माता पिता को देखना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे करके उन्होंने अपने मित्रों को समझाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश से आज वह बात उन्होंने अपने पिता से कह रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य आज उन्होंने स्वयं ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। तो देखिए छात्रों, हम दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हम नहीं रह पाते हैं। जिस तरीके से रहना है वैसे रहकर ही हम दूसरों को उपदेश दें तो वह अच्छा होगा। हम गलतियां करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं तो यह बात कदाचित अच्छी नहीं है। तो उसी तरह श्रीकंठ भी अपने मित्रों को क्या करते थे? उपदेश दिया करते थे। ऐसे रहना है, पिताजी के साथ मिलजुल कर रहना है, उनके साथ कभी झगड़ा नहीं करना है, कभी उनके साथ अलग नहीं रहना है। यह सभी बातें अपने मित्रों को समझा देते थे, टूटे हुए घर को मिलाया था। लेकिन आज श्रीकंठ दुर्भाग्यवश से वह अलग रहने की सोच अपने ख्याल में ला चुके हैं, अलग रहना चाहते हैं। वह बात अपने पिताजी से सुबह उठकर बताया है उन्होंने। तो आगे देखिए, बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों? यानी कि यह बात सुनते ही बेनी माधव सिंह घबरा जाते हैं। और क्यों ऐसे कहते हैं? तब श्रीकंठ कहता है इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। इसलिए कि मुझे भी क्या है, मेरी मान प्रतिष्ठा सम्मान आदर का विचार है, ऐसे कह देता है। अपने घर में अब आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। आपके घर में पहले जैसा आपका घर नहीं है, आपके घर में क्या है, अन्याय हो रहा है, दूसरों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। यानी कि छोटे लोगों को क्या करना चाहिए? घर में बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। वही लोग क्या कर रहे हैं? यानी क्या पर उनके सिर पर चढ़कर बैठ रहे हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर नहीं रहता। यानी कि श्रीकंठ कहता है मैं दूसरे का नौकर हूँ, मुझे काम पर जाना पड़ता है, यहाँ पर घर पर मैं नहीं रहता। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खटाओं और जूतों की बौछार होती है। यानी कि मेरे पीछे मेरे स्त्रियों पर घर में, यानी कि मेरी पत्नी पर खटाओं और जूतों की बौछार हो रही है, जूतों से मारा जाता है, जूते फेंके जाते हैं उन पर। ऐसे यहाँ पर श्रीकंठ कहता है कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात
घुसे पड़े और मैं दम न लूं, दम न मारूं। तो श्रीकंठ कहने लगता है कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि एक दो बातें कहें, एक दो बुरा भला कहे, ये सब सही सकता हूँ, लेकिन यह नहीं सही सकता कि मेरे ऊपर लाते और घुसे पड़े और मैं ऐसे ही शांत बैठा रहूं। यह कदापि नहीं हो सकता, कभी भी यह नहीं हो सकता। ऐसे कौन कह रहा है? श्रीकंठ अपने पिताजी से कहता है, बेनी माधव सिंह से कहता है। तो बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे, यानी कि श्रीकंठ क्या करते थे? बेनी माधव सिंह ने अपने पिताजी का आदर करते थे, अपने पिताजी को सम्मान के साथ देखा करते थे। उनके ऐसे तेवर देख कर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ऐसे तेवर देख कर, उनके ऐसे नज़ारे देख कर क्या कर लेता है? बूढ़ा ठाकुर अवाक यानी कि आश्चर्य होकर रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शांत रह जाता है बूढ़ा ठाकुर, आश्चर्य रह जाता है और अपने बेटे से कह देता है कि बेटा तुम बुद्धिमान हो, तुम समझदार हो, बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें करते थे, घर तोड़ने की बातें। स्त्रियां कैसी होती है, यानी क्या पर इस तरह घर का नाश कर देती है, तो उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। सिर चढ़ाने ने कि स्त्रियों को बहुत ही छूट देना, घर में बहुत ही स्वतंत्रता देना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, ऐसे ही बेनी माधव सिंह कह देता है। तो उसी समय यहाँ पर श्रीकंठ कहता है, इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, यानी कि कैसा रहना चाहिए स्त्रियों के साथ, ये सब मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, ऐसे श्रीकंठ कह देता है। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभाल गए हैं। तो पिताजी से कहता है, आप स्वयं जानते हैं, आप खुद ही जानते हैं, मैं ही बताने से अथवा मेरे बताने से ही घर में टूटते हुए घर इस गांव में कितनी संभाल गए हैं। यानी कि इसके पहले गांव में बहुत सारे झगड़े होते थे, घर टूटकर बिखर जाते थे, लेकिन यहाँ पर श्रीकंठ ने ही उनको जाकर समझाते थे और समझाकर मिलजुल कर रहने को उन्हें कह देते थे। तो यही बात को श्रीकंठ यहाँ पर दोहरा रहे हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का यहाँ पर प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में यहाँ पर उत्तरदाता हूँ, उससे उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। यानी कि सुजान भगत श्रीकंठ कहता है कि यहाँ पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा ईश्वर के दरबार में जैसा पर उत्तरदाता हूँ, यानी कि सुजा यहाँ पर श्रीकंठ सिंह क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियों की प्रतिष्ठा रखते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें मान सम्मान से देखते हैं, आदर के साथ देखते हैं। तो उसी व्यक्ति को उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय, ऐसा पशुवत व्यवहार उनकी पत्नी के साथ यह असह्य है, ऐसे वह कह देता है। यानी कि श्रीकंठ गांव के सभी स्त्रियों को सम्मान देता था, आदर के साथ देता था अथवा आदर देता था, आदर के साथ उन्हें देखता था। पर उनके घर में स्त्री का अनादर हो रहा है, तो इसी को वह कभी सह नहीं सकता। स्त्रियों के साथ पशुवत व्यवहार यानी कि प्राणियों के जैसा व्यवहार करना कभी मुझसे सहा नहीं जाता, ऐसे यहाँ पर श्रीकंठ कह देता है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता हूँ। तो कहता है कि आप यह बात सच मानिए कि मैं लाल बिहारी को दंड नहीं देता हूँ, नहीं तो अगर मेरा जी चाहा तो मैं लाल बिहारी को दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देता हूँ, ऐसे वह कह देता है। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाता है। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, यानी कि बेनी माधव सिंह को भी गुस्सा आ जाता है, गरमा जाते हैं और ऐसी बातें
और न सुन सके, यानी कि श्रीकंठ के मुंह से ऐसी बातें न सुन सके और कहते हैं, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। लाल बिहारी कौन है? तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन यानी कि देखिए वह कहता है कि लाल बिहारी और कोई नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई है। उससे जब भी भूल हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, उनका कान पकड़कर समझाओ उन्हें, लेकिन कहकर चुप हो जाता है। यानी कि ऐसा घर छोड़कर मत जाओ, ऐसे उन्हें कहना है। तो फिर से आगे देखिए, श्रीकंठ कहने लगता है, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। यानी कि श्रीकंठ अब लाल बिहारी को अपना भाई नहीं समझ रहा है। बेनी माधव सिंह स्त्रियों के पीछे, यानी कि उनके पिता कहते हैं स्त्रियों के पीछे, स्त्रियों की बातें सुनकर तुम ऐसे कर रहे हो, अपने भाई से मुंह मोड़ रहे हो, अपने भाई से दूर हो रहे हो, ऐसे वह कह जाता है। तो श्रीकंठ कहने लगता है, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण, यानी कि जिनमें श्रीकंठ यहाँ पर लाल बिहारी सिंह में जो क्रूरता है और उनमें जो अविवेक, यानी कि उनमें जो अज्ञान है, उसके कारण मैं उनको अपना भाई नहीं समझता, ऐसे वह कह देता है। तो उसके बाद देखिए दोनों कुछ देर चुप रहे, दोनों कुछ देर तक शांत रह जाते हैं। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, यानी कि ठाकुर साहब लड़के का क्रोध जो था, गुस्सा जो था, उसे शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम करे। यानी कि यहाँ पर चुप कराना चाहते थे अपने बेटे को, लेकिन यह नहीं करना चाहते थे कि अपना बेटा अपने खुद का घर छोड़कर चला जाए, यह अनुचित काम करे, यह कदापि बेनी माधव सिंह नहीं चाहते थे। तो इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम पीने के बहाने वहां आ बैठे। इनके गांव में आप सभी लोगों को मालूम है कुछ सज्जन लोग होते रहते हैं, कहीं पर भी झगड़ा चला हो उसका आनंद लेना, उसका मजा उठाना चाहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाता है, उन घर का झगड़ा देखने के लिए गांव के कुछ सज्जन लोग, कुछ अच्छे लोग हुक्के चिलम पीने के बहाने अथवा बहाना बनाकर कारण करके वहां पर आ बैठ जाते हैं। कहीं स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हो जाता है। तो गांव के कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी, यानी कि पत्नी की बातें सुनकर श्रीकंठ अपने पिताजी के साथ झगड़ा कर रहा है, लड़ने को तैयार है, तो यह बातें सुनने के बाद गांव के कुछ स्त्रियों को बहुत ही संतोष हो जाता है, हर्ष हो जाता है। उन्हें दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी, यानी कि दोनों पक्षों की, यानी कि बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी और यहाँ पर श्रीकंठ और उनकी पत्नी, दोनों पक्षों की जो मधुर वाणियाँ जो है, जो झगड़ाएं जो है, वह बातें सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। तिलमिलना यानी कि तड़पना, उनकी आत्माएं तड़पने लगी। तो गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे, यानी कि गांव में कुछ ऐसे कुटिल बुरे लोग जो थे, बुरे सोच के लोग जो थे, वह क्या करते थे, इस कुल की नीतिपूर्ण गति, यानी कि इस कुल की जो बदलाव हो रहा था, इस कुल में जो अच्छा हो रहा था, इस अच्छाई को यहाँ पर अपने मन ही मन में जलते थे। उन्हें जलस होती थी उस घर के बारे में। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए दब्बू है, यानी कि वे लोग कहा करते थे श्रीकंठ अपने पिताजी से डरता है इसलिए वह दब्बू है। दब्बू यानी कि दबकर रह जाना, दबकर रहने वाला। उसने विद्या पढ़ी
इसलिए वह किताबों का कीड़ा है, यानी कि उन्होंने पढ़ाई की है, विद्या पढ़ी है, इसलिए वह क्या है, किताबों का कीड़ा है, ऐसे भी कुछ लोग मानते थे। तो यहाँ पर कहते थे फिर से, बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। तो बेनी माधव सिंह ऐसे ही कि बेटे की सलाह के बिना कोई भी नहीं काम करते, यह भी वह लोग कहते थे। तो यह उनकी मूर्खता है, ऐसे कहते थे, यानी कि बेनी माधव सिंह मूर्ख है, इसलिए अपने बेटे की सलाह के बिना कुछ भी काम नहीं करता, ऐसे गांव के कुछ लोग कहते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई देती है, यानी कि इन लोगों की जो शुभ कामनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वह पूरी होती दिखाई देती है। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ जाता है, यानी कि कोई ना कोई कारण बताते हुए वहाँ पर हुक्का पीने के कारण, लगान की रसीद देने के कारण वजह ढूंढकर वहाँ पर क्या कर लेते हैं, आकर झगड़ा देखने के लिए आकर बैठ जाते हैं। तो छात्रों, आज का पीरियड को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।